नमस्कार। मध्य प्रदेश की बड़ी बहस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं तुलसी वर्मा। मध्य प्रदेश के राज्यसभा चुनाव के घमासान में विपक्ष की आखिरी बची उम्मीद की किरण यानी चुनाव आयोग से राहत भी बुझ गई है और अब एकमात्र रास्ता सिर्फ और सिर्फ कोर्ट बचा हुआ है। वही दावा यह भी किया जा रहा है कि बीजेपी के जो दस्तावेज मिले वो किसी अंदर के व्यक्ति से मिले हैं। खैर, ये दावे कितने सही हैं और ये तो दस्तावेज देने वाला और लेने वाला ही पुख्ता तौर पर तस्दीक कर सकता है, लेकिन इस पूरे मीनाक्षी नटराजन की राज्यसभा उम्मीदवारी के मसले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल तो ये भी है कि कांग्रेस अपनी गलतियों से आखिर क्यों नहीं सीखना चाहती और इसके पहले विपक्ष को इंदौर और खजुराहो लोकसभा सीटों पर डमी न उतारने का खामियाजा बीजेपी को वॉकओवर देकर भुगत चुकी है। तो वहीं विजयपुर विधानसभा उपचुनाव में मुकेश मल्होत्रा के नॉमिनेशन फॉर्म को त्रुटियों का खामियाजा भुगत चुकी है, लेकिन फिर यही दोनों गलतियां कांग्रेस ने दोहराई हैं। वहीं दूसरी तरफ पार्टी के अंदर की सियासत को भी इसके पीछे का जिम्मेदार बताया जा रहा है। तो वहीं बड़े नेताओं की भूमिका भी इस सब में संदिग्ध बताई जा रही है। तो क्या ये केवल प्रशासनिक लापरवाही है या फिर इसके पीछे पार्टी के अंदरूनी समीकरण पर काम कर रहे हैं? इसी पर होगी आज की बड़ी बहस, लेकिन बहस से पहले आप ये बयानबाजी सुनिए। का संगठन जो भी करता है बिल्के करता है, लेकिन ये जो हुआ है ये तो कांग्रेस की चूक है। ये उन्होंने जाने बूझे की गलती से हुई। ये तो सवाल उन्हीं से कर सकते हो कि इतनी बड़ी जानकारी जो अदालत में जो मामला चल रहा है उसकी छुपाना और उसकी जानकारी ना देना, मैं समझता हूँ कि पूरा संविधान के विरुद्ध है और इसलिए उनका फॉर्म रिजेक्ट किया गया। डर की बात तो नहीं मालूम, लेकिन हमारा तीसरा प्रत्याशी वोटिंग के बाद भी जीतता है, ये बात मैं गारंटी से दे सकता हूँ। तो परिस्थिति जन क्वेश्चन है आपका। हमको लगा कि हम चुनाव जीत सकते हैं, इसलिए हमने सोची समझी रणनीति के तहत तीसरा प्रत्याशी। ये देश को बचाने और संविधान को, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। अंतिम चरण में ये लड़ाई आ चुकी है। हम दिल्ली में भी बैठक के संदर्भ में जा रहे हैं और जिस दिशा में ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, भारत जीतेगा, संविधान जीतेगा, लोकतंत्र जीतेगा। सिंगार जी ने महामहिम राष्ट्रपति जी से समय की गुजारिश की है। हमें आशा ही नहीं, विश्वास है कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय मध्य प्रदेश के विधायकों को समय देगी। तो कांग्रेस की चूक है या अंदरूनी खेल, सवाल ये भी बना हुआ है, क्योंकि देखिए जब नामांकन की तिथि समाप्त हो गई, एक ही तिथि थी 8 तारीख, उसके बाद ये चीजें सामने आती हैं। अभी आप सुन रहे थे हेमंत खंडेलवाल को, जहां वो साफ तौर पर कह रहे थे कि हमें अंदर खाने से किसी ने जानकारी दी थी। हमें तो कांग्रेस के किसी नेता ने बताई ये सारी बातें कि उनके डॉक्यूमेंट में ये गलती है, उनके डॉक्यूमेंट में ये चीजें कमी है। तो अब आप ये भी सोचिए कि जिस तरीके से अगर बीजेपी को सामने से थाली में परोस करके जीत मिल रही है तो बीजेपी क्या करे इसमें फिर? और कांग्रेस के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो प्रवक्ता हैं, वो अपने अंदर खाने को ठीक करने के बजाय, मजबूत करने के बजाय बीजेपी को दोष देते रहते हैं। लोकतंत्र मर गया है, ये गालियां, ये बात बोलते रहते हैं, ये गीत गाते रहते हैं। तो बड़ी बहस आज इसी पर कि आखिर ये संगठन फेल है या सियासी खेल है, इस पर भी ये एंगल है। लेकिन सवाल इस बीच सबसे बड़ा ये भी है कि आखिर कांग्रेस अपनी गलतियों से क्यों नहीं सीख रही है या सीखना नहीं चाहती? तो आज बड़ा फैसला आ गया मीनाक्षी नटराजन पर। उनका नामांकन रद्द हो चुका है, यानी कि जो आखिरी उम्मीद थी कांग्रेस की वो भी खत्म हो चुकी है। अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहा, यही आखिरी उम्मीद बची हुई है। और अब देखना यह है कि क्या करती है कांग्रेस आगे, क्योंकि देखिए अगर अब तो कोई प्रत्याशी मैदान में आ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि कांग्रेस की जो प्रत्याशी थी उन्होंने अंतिम जो 8 तारीख जो तिथि घोषित की गई थी नामांकन की, वो बीत चुकी है और अब मतदान वाला दिन है, 18 जून आने वाला है, उस दिन है मतदान, उस दिन है वोटिंग। और अब ऐसे में जो तीनों प्रत्याशी हैं बीजेपी के, वो तीनों ही जीतते नजर आ रहे हैं। देखना यह है कि आखिर कांग्रेस क्या करती है और कांग्रेस अपने अंदर खाने को कब मजबूत करती है, ये बात भी है।
तो संगठन फेल या सियासत का खेल, ये सवाल भी बना हुआ है। क्योंकि देखिए जिस तरीके से ये सियासी चीजें चल रही हैं, सियासी उठापटक जारी है, देखने वाली बात इस बीच ये भी है कि आखिर कांग्रेस के अंदर वो विभीषण है कौन, जिसको लेकर के बात कही गई है बीजेपी की ओर से कि घर का भेदी लंका ढाए। क्योंकि देखिए एक और आप मेहनत कर रहे हो, लेकिन जब आपका अपना ही आपका सगा ना हो तो ध्यान देने की जरूरत होती है, और कहीं ना कहीं ये गलती हुई है कांग्रेस से। तो अब कांग्रेस के पास बचा हुआ है एकमात्र रास्ता सुप्रीम कोर्ट जाने का। तो बड़ी बहस आज इसी मुद्दे पर हम करने वाले हैं। देखिए मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र रद्द हो चुका है। कांग्रेस एक तरीके से इस पूरे राज्यसभा के चुनाव में जो मध्य प्रदेश की 3 सीटों के लिए होने वाले थे, 18 जून को वोटिंग होने वाली थी, उसमें एक तरीके से कांग्रेस हार चुकी है। लेकिन इस बीच बड़ा सवाल ये भी बना हुआ है कि आखिर हार की स्क्रिप्ट किसने लिखी, क्या वो कहीं कोई कांग्रेसी तो नहीं। और इस बीच लगातार अब बीजेपी ये भी आरोप लगा रही है कि जो फ्लाइट भेजी जा रही थी कर्नाटक डीके शिव कुमार के पास, उसमें 63 विधायक जिनका दावा कांग्रेस कर रही थी, 63 में से कुछ विधायक ऐसे थे जो नहीं पहुंचे थे। तो कांग्रेस पहले खुद को मजबूत करे, ये लगातार कह रही है बीजेपी। अब देखना यह है कि कांग्रेस अपने आप को मजबूत करती है, अपनी गलतियों से सीखती है, या फिर वही आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहता है। क्योंकि बीजेपी हर वक्त खुद को मजबूत करती नजर आ रही है, अपनी हर एक गलती से सीखती नजर आ रही है, और इसीलिए बीजेपी चुनावी मोड में रहती है। हर बार ये कहा जाता है ये गलत भी नहीं है। तो अब कांग्रेस के पास सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता बचा हुआ है। देखना यह है कि कांग्रेस करती क्या है। क्योंकि और कुछ रास्ता बचा नहीं है कांग्रेस के पास। प्रियंका दुबे बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। इस बड़ी बहस की शुरुआत करेंगे और अमित चौरसिया कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिना वक्त गवाए मैं सीधा अमित चौरसिया जी आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए दिन भर से क्या सियासी हलचल हुई उससे आप दोनों भली भांति और हम तीनों ही रूबरू हैं। तो बिना किसी भूमिका बांधे मैं सिंपल सा एक सवाल आपसे करूंगी। हेमंत खंडेलवाल जी का बयान सामने आता है जहां वो ये कहते हैं कि अरे हमें तो कांग्रेस के अंदर खाने से चीजें मिली हैं, हमें कहां मालूम था कि मीनाक्षी नटराजन ने क्या भरा है क्या नहीं, उन्होंने कौन सा खाना छोड़ा है कौन सा नहीं, हमें तो खुद कांग्रेस के नेता ये बता रहे थे फोन कर करके, नाम नहीं लूंगा। तो कौन है वो? आपके यहाँ की गुटबाजी खत्म नहीं हो रही है, एक सीट थी उसको भी बचा नहीं पाए आप लोग। अमित जी
देखिए, ये अब एक सिर्फ राज्यसभा की सीट का प्रश्न नहीं रह गया है, ये सत्ता के अहंकार बनाम संविधान की लड़ाई बन चुकी है। और ये पूरा देश देख रहा है कि इस देश में एक देश की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी इस देश में दो कानून चला रही है। एक तरफ झारखंड के जो इनके कैंडिडेट है परिमल नथवानी, उनके ऊपर तमाम आपत्तियां लगती है, 24 घंटे का उनको समय दिया जाता, पुनः शपथ पत्र दाखिल करने का अवसर प्रदान किया जाता। दूसरी तरफ मीनाक्षी नटराजन जी का पर्चा निरस्त कर दिया जाता है उस बिहाफ पर जिस पर पर्चा निरस्त करना बनता ही नहीं है, एक नोटिस को आधार बनाया जाता है। और दूसरी तरफ हेमंत खंडेलवाल जी कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं, जब हॉर्स ट्रेडिंग कर नहीं पाए, जब विधायक खरीद नहीं पाए, जब यूनाइटेड संगठन को तोड़ नहीं पाए, तो अब इस तरह के भ्रम फैलाने वाली बातें कर रहे हैं। इसका मैं समझता हूँ कोई औचित्य नहीं है। अगर हेमंत खंडेलवाल जी के पास वाकई ऐसे कोई नेताओं के नाम है तो उसे सार्वजनिक करने में क्या आपत्ति है? तमाम नेताओं को तो आपने दल बदल करा लिया। अच्छा अमित जी, एक मैं रोकूं फिर आपने आप जवाब पूरा करिएगा। अमित जी, एक मैं आपको बीच में रोक रही हूँ, आप जवाब पूरे करिएगा। देखिए, ये राजनीति है, ठीक है। राजनीति में अगर किसी पार्टी के पास कोई चीज थाली में परोस के मिल रही है तो कौन उसे मना करेगा? उनको तीनों सीट मिल रही है, वो राज्यसभा में मजबूत हो रहे हैं, उनकी प्लानिंग कितनी स्ट्रांग है, वो क्यों खुद को मना करेंगे और वो क्यों नाम उजागर करेंगे? आप ये भी तो सोचिए, आप पार्टी के नेता हैं, आपको अपनी पार्टी मजबूत करनी होगी। कब तक आप दूसरे को दोष देते रहेंगे? सर, बात दूसरे को दोष देने की है ही नहीं मैडम। जैसा कि मैं कह रहा हूँ, अगर हेमंत खंडेलवाल जी के पास साक्ष्य है तो सामने रखें, लेकिन यहाँ तो सीधा सीधा दिख रहा है कि पहले हमने देखा कि वोट चोरी हो रही थी एसआईआर के नाम पे बिहार के अंदर, पश्चिम बंगाल में जिस तरह सत्ता हथियाई गई, 27 लाख से अधिक वैलिड वोटरों को काटा गया। और अब देखा जा रहा है कि अब तो सीधा सीधा सीट ही चोरी हो रही है। अब तो चुनाव आयोग को बंधक बना लिया गया, तो सारे संवैधानिक संस्थान को छोड़ा कहाँ है? जब मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ ना ईडी बन रही थी, ना सीबीआई बन रही थी, ना इनकम टैक्स बन रहा था, ना कोई डिपार्टमेंट कार्रवाई करने के लिए आगे आ रहा था, तो अब उन्होंने जो है 223 का आधार बना दिया। अरे उस 223 किसी विधि विशेषज्ञ को बिठा के उससे राय मशवरा कर लीजिए, क्या 223 के आधार पर आप किसी का नॉमिनेशन रिजेक्ट कर सकते हैं? और हम तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे ना, आगे अभी बहुत लंबी लड़ाई है। और ये तो सत्ता का अहंकार बनाम संविधान की लड़ाई है। और राहुल गांधी जी तो कह ही रहे पूरे देश भर में कि इस देश का लोकतंत्र और संविधान को बचाना ही है भारतीय जनता पार्टी से। और भारतीय जनता पार्टी किस तरह आज सत्ता के हवस में, आप देखिए खुला खेल फर्रुखाबादी हो रहा है। आज चुनाव ही नहीं, मैदान में नहीं आना चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं डर भारतीय जनता पार्टी को अपने उन विधायकों का था कि उनके अंदर अंतरात्मा नहीं जाग गया, जो कि जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर अंतरकला फैली हुई है। सत्ता के कई केंद्र, कई ध्रुव बन गए हैं। मुख्यमंत्री जी बैठकें लेते हैं, लेकिन उनकी बैठकों का कोई उचित निर्णय निकल कर नहीं आता है सामने। ये दिख रहा है मध्य प्रदेश में किस तरह 4K की सरकार चल रही है, करप्शन, भ्रष्टाचार, लूट। ठीक है, आप बताइए ना, इसमें कांग्रेस की गलती कहाँ है? देखिए गलतियां क्या है, ये कल से सबको सब पता है। अमित जी, आप देखिए, हम दोषारोपण नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं कि नाम सार्वजनिक कर दीजिए। कल तक अरे वो क्यों करेंगे नाम सार्वजनिक? सुनिए मेरी बात, अगर देखिए सर देखिए, मैंने पहले ही कह दिया कि ये राजनीति है। सर, मैंने पहले कह दिया ये राजनीति है और यहाँ जीतना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर किसी को कुछ मिल रहा है और तो वो क्यों नाम उजागर करेंगे? सर, अगर आप होते तो क्या आप ये करते नाम उजागर? मैं आप ही के सवाल का जवाब दे रहा हूँ। कल तो मीडिया में कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष ने उनको ये सारे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराया, तो फिर आज कह रहा है कि कांग्रेस के अंदर फूट है। तो मैं कह रहा हूँ ना, सिर्फ भ्रम फैलाने की बात है। हॉर्स ट्रेडिंग कर नहीं पाए, विधायकों को क्या जरूरत थी विमानतल पर रोकने की? 2 बजे से लैंडिंग होना, प्लेन टेक ऑफ होना था, 4 साढ़े 4 बजे तक अनुमति नहीं दी गई। दिल्ली से अनुमति आ गई, भोपाल टर्मिनल से अनुमति नहीं मिल रही थी। तो ये सब क्या बता रहा था? ये इस पे भी तो बात करें ना फिर। और भारतीय जनता पार्टी अपना असंतोष का ठीकरा हमारे ऊपर फोड़ने का प्रयास क्यों कर रही है? खुलेआम फर्रुखाबादी करा है, संविधान की धज्जियां उड़ाई गई है, लोकतंत्र की हत्या की गई है, लोकतंत्र पे कालक पोतने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करा है। मैं आपके पास लौटूंगी, बार-बार आप लोग, ठीक है मैं आपके पास लौटूंगी, बार-बार आप लोग एक ही राग अलाप रहे हैं लोकतंत्र की हत्या, जब आपके पास पूरी चीजें थी। गलती आपके प्रत्याशी से हुई। कल भी हमने इस पे डिबेट की थी, आपके प्रवक्ता जुड़े हुए थे। बार-बार उनको एक चीज बताई जा रही थी कि मीनाक्षी नटराजन जी ने जानकारी वहां नहीं दी है। नामांकन पत्र में बाकायदा हर एक चीज की जानकारी होती है। ठीक है, वो आरोपी नहीं है, अपराधी नहीं है मीनाक्षी नटराजन, लेकिन उन्हें नोटिस जारी हुआ था, समन जारी हुआ था, उसकी बात की जानकारी उनको उसमें दे देनी चाहिए थी, तो आज आपकी एक सीट सुरक्षित रहती। खैर, प्रियंका दुबे जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। अमित जी बात स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि उनके अंदर उनकी पार्टी में गुटबाजी है। बार बार वो बीजेपी पर दोष मढ़ रहे हैं और ये मीनाक्षी नटराजन के नाम की घोषणा होने से शुरू हो गया था, तो अंदर खाने में जो संतुष्टि है कांग्रेस के, वो बार बार सामने आती है। प्रियंका जी, क्या इस बार भी वही चीज सामने आई है? नमस्कार। यहाँ तो हम ये भी समझ सकते हैं, अगर दूसरे एंगल पे अपन देखें
कि जब पूर्ववर्ती हमें मालूम हो कि हमारे पास संख्या पूरी नहीं हो रही है तो जानबूझ के वो गलतियां कर दी जाएं, जिसे ठीकरा फोड़ने के लिए, क्योंकि यहाँ ईवीएम तो था नहीं ठीकरा फोड़ने के लिए, वोट चोरी का आरोप लगा नहीं सकते थे, तो कोई तो माध्यम चाहिए। और एक थोड़ी इन्होंने जो गलतियां करी हैं, अगर आप देखें आज का दैनिक भास्कर पेपर का नाम लूंगी, मैं स्पष्ट करूंगी, शपथ पत्र के 5 या 7 पर लगी सत्यापन की मोहर अधूरी और अस्पष्ट, ठीक है। इनकी चल संपत्तियों की जानकारी अधूरी, अस्पष्ट। भाई ये तो बेसिक चीजें हैं। चलिए हम भी कह रहे हैं आप लोगों के साथ में इतने वरिष्ठ लोग थे जिन्होंने कोई पहली बार राज्यसभा का नामांकन तो भरा नहीं होगा, या मैं कहूँ कि पहली बार तो कोई पेपर दिया नहीं होगा, उसके बाद भी अगर इन लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी चूक करी है और उसके बाद भी इन्होंने जब 3 पत्र दिए गए मीनाक्षी जी की ओर से और उसको निर्वाचन अधिकारी ने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि जो चूक की गई है वो निग्लिजिबल नहीं है। अगर हम बात करें फॉर्म 26 में आपराधिक प्रकरण की जानकारी छिपाने अधूरी देने की बात कही है तो फॉर्म नंबर 26 की बात हुई है। फॉर्म के भाग बी पे, शपथ पत्र के भाग ए पर भी परिसंपत्तियों का जो कुल है वो अलग अलग आ रहा है, डिटेलिंग वहां पर भी आपने अपनी आय की जो है वो अलग अलग करके रखी हुई है। इसके अलावा पेज नंबर 2 पे आयकर विवरण में कॉलम में चुनाव आयोग के तहत जो प्रारूप है जो उन्होंने दिया है उसमें भी बदलाव आपने करके रखा हुआ है। तो हर चीज आपकी मर्जी से थोड़ी चलेगी, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो करने में आपकी खुद की चूक हुई है और टेक्निकल चूक है वो, उसके लिए आप अदालत जाए चाहे जहां भी जाए, पर इन चीजों का जवाब तो आपको वहां भी देना पड़ेगा। तो मैं तो कहती हूँ आप पहले अभी इन तैयारियों पे जुटिए कि आपने ये जो चूकें की वो किसकी कहने पे की, कोई पहली बार तो हुआ नहीं है। अगर हम बात करें विधानसभा चुनाव के समय, अगर हम बात करते हैं, या बीडी शर्मा जी का जब चुनाव था उस समय भी इनका जो कैंडिडेट था जिसको इन्होंने बना के खड़ा किया था उसका भी नामांकन इन्हीं चीजों पे, जब हारने की बारी आ जाती है या मुक्की खाने की बारी आ जाती है तब आप लोग ऐसे ठीक होने लगते, डमी कैंडिडेट खड़ा कर लेते। डमी की भी तो बात होती है ना। और आपके साथ तो इतने वरिष्ठ लोग हैं जो हर प्रकार की राजनीति, छल बल दल सबकी राजनीति करके आगे बढ़े हुए लोग हैं। इतने साल सत्ता में आप लोग काबिज रहे, आपको ये नहीं मालूम कि डमी कैंडिडेट जैसी चीज भी कुछ होती है। आप ऐसा था तो डमी को हम ले लेते, तो एक रिजेक्ट होता तो कम से कम आपके पास में दूसरा कैंडिडेट तो रहता, परंतु आप लोग खुद चूक किए। और एक नहीं, पेपर ने पूरा छापा है कि जिसमें अलग अलग कैंडिडेट्स ने अलग अलग चीजों के ऊपर आपत्ति लेकर के पूरी बहस करी। तो इतनी चूक करने की मुझे समझ नहीं आ रहा कि आवश्यकता क्या थी। आप स्पष्ट लिखिए सारी चीजों को और आइए जनता के बीच में। हम तो कहते हैं, और आप अब बात करते हैं आपके विधायकों की, किस तरीके से कल आपके यहाँ जो हुआ, खुद दोगले जी ने, जो यहाँ के आर.के. दोगले जी जो इनके विधायक हैं हरदा विधानसभा से, उन्होंने प्रश्न चिन्ह इनकी गुटबाजी के ऊपर कहते ये तो सारी गलतियां जो है वो हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं और जो हमारे राष्ट्रीय नेता। प्रियंका जी मैं आपको रोकूंगी, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी। फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रवेश गौतम, वरिष्ठ पत्रकार है, जुड़ चुके हैं पूरे मुद्दे पर, उनकी राय भी बेहद जरूरी है लेना। प्रवेश जी आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है जी। सवाल यही है, देखिए जिस तरीके से 8 जून से सियासी खेला शुरू हुआ और इस बीच जो अब तक चीजें सामने निकल करके आई हैं प्रवेश जी, उसको देख करके ये कहना गलत नहीं होगा कि इस बार तो खुले तौर पर, अगर अमित जी बोल रहे हैं कि खुला खेल फर्रुखाबादी हुआ है, तो ये खुला खेल फर्रुखाबादी कांग्रेस ने अपने अंदर खाने में ही खेल लिया है और वो गोल होता है ना, सेल्फ गोल कर बैठे हैं। तो वो खुद की गलती की वजह से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है और बीजेपी पर क्या ठीकरा फोड़ने की कोशिश की जा रही है। और हर बार की तरह जो कांग्रेस का पुराना राग है, लोकतंत्र की हत्या, वोट चोरी, सीट चोरी, तो अपनी गलती वो नहीं देख रही है और क्या वो सामने वाले पार्टी पर यानी बीजेपी पर ज्यादा आरोप लगा रही है बजाय कि इसके कि खुद को सुधार किया जाए। प्रवेश जी। जी बिल्कुल, देखिए मैं ये कहूंगा कि कांग्रेस जीती भी है और हारी भी जी। हारी वो है जो मीनाक्षी नटराजन को राज्यसभा भेजना चाह रहे थे, और कांग्रेस वो जीती है जो अंदर ही अंदर चाहते थे कि ये नहीं जाए। बिल्कुल। दुर्भाग्य से कांग्रेस के जो भी जिन्होंने भी ये निर्णय लिया आला कमान ने, उस निर्णय में कई गलतियां हैं। मीनाक्षी नटराजन जी व्यक्तिगत तौर पर काबिल इंसान है, लेकिन जब मैं मध्य प्रदेश की राजनीति को देखता हूँ तो उनका रोल मुझे बहुत ज्यादा समझ में नहीं आता जमीन में। हो सकता है कि दिल्ली में बैठे आला कमान को लगा हो ये उनकी उपयोगिता के उसमें है, लेकिन मध्य प्रदेश में चूंकि कांग्रेस में बिखराव है तो ऐसे समय में कैंडिडेट ऐसा देना था जो जोड़ के रखा जाए, लेकिन ऐसा इन्होंने किया नहीं। क्योंकि वो कह रहा है कांग्रेस में सोशल मीडिया पे कुछ लाइक्स या कुछ
मिलियन व्यूज आ गए तो उनको लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, जबकि जमीन अलग होती है और सोशल मीडिया अलग होती है, उससे चुनाव नहीं जीते जाते। तो ये कांग्रेस का एक धड़ा, मेरी खुद बात हुई कुछ लोगों से, तो सवाल उठाए लोगों ने कि यार ये किस आधार पे किया गया, हमारे पास और भी लोकप्रिय नेता थे, 2 साल बाद चुनाव है मध्य प्रदेश में, 1 साल बाद नगरीय निकाय है, उसके 1-1.5 साल बाद विधानसभा है, तो ऐसे में ऐसा नेता देना था जो पार्टी के लिए हितकर हो। मीनाक्षी नटराजन जी की काबिलियत पे मैं सवाल नहीं उठा रहा हूं, परंतु जो संगठन की जब मैं बात देखता हूं तो संगठन में मीनाक्षी नटराजन जी की एक्सेप्टेंस नहीं है। कांग्रेस के कई धड़े खुश नहीं थे। ये बॉडी लैंग्वेज आप जब देखेंगी नेताओं की, जब कैंसिल हुआ जब ये राज्यसभा का नामांकन रद्द हुआ, उस वक्त उनकी बॉडी लैंग्वेज अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही थी। और ये बात भी सत्य है कि ये कागज कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर से ही बीजेपी तक पहुंचा है, और इसको प्रदेश अध्यक्ष जी ने, हेमंत खंडेलवाल जी ने खुल के एक्सेप्ट किया है। बिल्कुल। हमें वहीं से कागज आ रहा था, और मुख्यमंत्री जी का भी शायद आज बयान है इस मामले में कि वो लोगों उनकी अंदरूनी लड़ाई है। तो देखा जाए तो कांग्रेस एक धड़ा हारा है और एक धड़ा जीता है। अब ये कांग्रेस को सोचने की आवश्यकता है कि कौन सा धड़ा जीता है और कौन सा हारा है, कहाँ उन्होंने बेसिक गलतियां की हैं, कैसे उन्होंने चयन किया एक कैंडिडेट का। इसमें लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जरूर मैं कहूंगा, जो कांग्रेस आपत्ति उठा रही है चुनाव आयोग की भूमिका पर, निश्चित तौर पर चुनाव आयोग की भूमिका कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में आती है, क्योंकि ये बात भी सत्य है, जब मैंने पड़ताल की और कई लोगों से चर्चा की तो ये एसआर केस नंबर लिखा था। एसआर मतलब होता है स्क्रूटनी, यानी जैसे कि यदि लोकायुक्त या ईओडब्ल्यू में किसी प्रारंभिक शिकायत होती है तो वहां पीई दर्ज होती है, जिसे प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कहा जाता है। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट होती है उसको जनरली बयान के लिए या जवाब के लिए बुलाया जाता है। तो इसको हम अपराध नहीं मानेंगे कि दर्ज अपराध है, क्योंकि जहां तक मेरी समझ कहती है चुनाव आयोग के हलफनामे में या फॉर्म में ये लिखा है कि प्रकरण दर्ज कितने हैं या रजिस्टर्ड केसेस कितने हैं। ये वाला केस रजिस्टर्ड केस की कैटेगरी में तो नहीं आता है, ये प्रारंभिक तौर पे दिख रहा है, साफ साफ समझ में आ रहा है, और वो रेस्पोंडेंट नंबर 4 है। उनका नाम जोड़ने के लिए ये एक निजी परिवाद, इस्तगासा शायद कह लें इसको, वो कोर्ट, तेलंगाना कोर्ट में दाखिल हुआ था और वो आया। चुनाव आयोग को, जैसा एक झारखंड का भी उदाहरण है, वहां पे भी कुछ इसी प्रकार आपत्ति आई है। चुनाव आयोग को इसमें एक मौका देना चाहिए था स्पष्टीकरण का, और ये समझना चाहिए था कि इस संबंध से, ये संबंध भी नहीं कहूंगा, कारण बताओ नोटिस कांग्रेस कह रही है, बात सही भी है कि आपके अगेंस्ट में ये एलिगेशंस लगे हैं, आप आइए अपना पक्ष दीजिए। इससे कोई आरोपी नहीं हो जाता, ना एक्यूज हो जाता है। इनिशियली एलिगेशंस लगे हैं, लेकिन एक्यूज की श्रेणी में अभी मीनाक्षी नटराजन जी को इस केस में नहीं रखा जाता। तो यहां पर चुनाव आयोग की भूमिका थोड़ा सा सवालों के घेरे में आती है कि उनको ये चीज सोचना था या किसी लीगल टीम से इसकी कंसल्टेशन करनी थी, ना कि यहीं पे जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर हो या चुनाव आयोग के रिटर्निंग ऑफिसर थे, उन्होंने अपना आधे घंटे में निर्णय ले दिया। उनको लीगल इसमें लेना, जैसे झारखंड में किया, एक दिन रोका उन्होंने जवाब देने के बाद, ऐसे ही करना चाहिए। इसके पहले भी पूर्व में कई ऐसे उदाहरण आए हैं कि शिकायत मात्र को या शिकायत के एवज में जब जांच एजेंसी या अदालतें आपसे जवाब मांगती हैं, उसको एफआईआर नहीं कहा जा सकता, और ना ये कहा जा सकता है कि उनके विरुद्ध किसी प्रकार का आपराधिक मामला नहीं दर्ज था। प्रवेश जी, नहीं एफआईआर और हमने आपराधिक कभी नहीं किया। आज भी जो डिबेट की शुरुआत भी हुई तो मैंने और इवन हमारे जितने भी सहयोगी है, बार बार ये कहा जा रहा है कि उन्हें समन यानी नोटिस जारी हुआ है, तो उस बात को वहां पे उन्हें डिस्क्लोज करना चाहिए था, लिखना चाहिए था, बस इतनी सी बात थी। अपराधी कोई नहीं कह रहा है, कल भी इस पे चर्चा हुई थी, अपराधी किसी ने नहीं कहा, बस बात इतनी सी थी कि उन्होंने छिपाया क्यों, बस। मुद्दा ये है कि आपराधिक प्रकरण की जब हम बात करते हैं तो अपराधी मतलब आपके खिलाफ, आप उसमें अपराधी के तौर पे आपका नाम है, ये मतलब होता है। तो जब बात आती, चुनाव आयोग ने कहा छुपाया गया, लेकिन जब आपराधिक प्रकरण दर्ज ही नहीं हुआ है तो छुपाने वाली बात कहां से आ गई? क्योंकि इस तरह की शिकायतें आप लेकिन प्रवेश जी, उनके खिलाफ धारा 223 डीसी के तहत एक मामला है हैदराबाद कोर्ट में। बीएनएस नहीं, वो धारा 223 में एक्चुअली नोटिस जारी होता है। हाँ, जो बीएनएस तो की वही लिखना था वहां पे सर। नहीं वो नहीं लिखना, मैं फिर कह रहा हूँ, चुनाव आयोग के फॉर्म में यदि उसको पढ़ेंगे तो लिखे आपके विरुद्ध दर्ज आपराधिक प्रकरण। तो पहली चीज, इस नोटिस का मतलब ये नहीं है कि आपके विरुद्ध दर्ज हो गया। इस नोटिस का मतलब ये है कि जो भी विक्टिम है, उन्होंने कहा है आप भी इसमें शामिल है, तो आप आके अपना पक्ष दीजिए। इन्होंने अपना पक्ष दे दिया। जब तक कोर्ट
या कोई जांच एजेंसी या पुलिस या ईओडब्ल्यू मामला पंजीबद्ध न कर ले, बकायदा धाराओं में, इन धाराओं के तहत आपके विरुद्ध ये मामला पंजीबद्ध किया जाता है, that a case is registered against you under so and so sections of BNS either और CRPC। जब तक ये वाक्य नहीं आता तब तक ये मामला आपराधिक श्रेणी में नहीं आता है। तो ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव मैटर भी है और इस पे चुनाव आयोग को गंभीरता से देखना था, क्योंकि यदि इस तरह के मामलों में आप फॉर्म रिजेक्ट करने लगेंगे तो मुझे लगता है कि अपने हिंदुस्तान के 60-70% नेताओं के विरुद्ध इस तरह की बहुत सारी शिकायतें होंगी। अपने लोकायुक्त में भोपाल मध्य प्रदेश में देखें, कई ईओडब्ल्यू में देखें तो कई शिकायतों में ये उल्लेख है, क्योंकि मीनाक्षी नटराजन जी के विरुद्ध जो आरोप लगे हैं वो आरोप ये लगे हैं कि इन्होंने जो शिकायत की, जिस भी महिला की शिकायत है उस पे उन्होंने प्रभारी एआईसीसी मीनाक्षी नटराजन जी को भी कंप्लेंट की थी, पर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, इसलिए वो को एक्यूज मान ली जाए। ऐसे तो यह देखा जाएगा तो आप कलेक्टर या मंत्रियों के पास ढेरों शिकायती आवेदन आते हैं, तो क्या हर मंत्री को एक्यूज हो जाएगा? नहीं। पर अदालत में जब आप निजी परिवाद दायर करते हैं तो वहां से सवाल जरूर पूछा जाता है कि भाई आप अपना रुख बताएं कि आपने क्या किया या क्या नहीं था, तो उन्होंने जवाब दिया होगा। पर इसको मैं आपराधिक श्रेणी में नहीं मानता। मतलब मेरा अपना मानना, और मैंने जो वकीलों से बात की, जो कई सीनियर एडवोकेट भी हैं, बोले प्रवेश जी आपराधिक प्रकरण चुनाव आयोग के हिसाब से मतलब होता है कि आपके विरुद्ध मामला पंजीबद्ध, और उस नोटिस में ये नहीं लिखा है अ केस इज रजिस्टर्ड अगेंस्ट यू अंडर सो एंड सो सेक्शन। उनसे ये कहा गया है सम विक्टिम हैज अप्रोच्ड दिस कोर्ट मेकिंग एलिगेशन अगेंस्ट यू, यू प्लीज कम एंड सबमिट योर रिस्पॉन्स। ये रिस्पोंडेंट नंबर 4 है। तो यहाँ पे चुनाव आयोग की भूमिका थोड़ा, हालांकि इसका अंतिम निर्णय तो अदालत देगी। यदि कांग्रेस कह भी रही है कि वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाएगी तो कोर्ट को निर्णय करना, और जो कोर्ट निर्णय करेगी वही सर्वमान्य होगा। पर प्रारंभिक तौर पे मेरी समझ ये कहती है, हाँ ये तो खैर सेकंड बिंदु हो गया। दूसरा एक और महत्वपूर्ण बात है जो चर्चा का विषय बहुत कम बन रहा है। अमूमन जब इस तरह की परिस्थितियां बनती हैं कि हमारे पास वोट एकदम मार्जिनल है, थोड़ा बहुत 19-20 है, और ये आरोप लगते रहते हैं, कांग्रेस वाले लगाते हैं कि बीजेपी खरीद फरोख्त कर रही है, तो उनको एक डमी कैंडिडेट खड़ा करना था। यदि आपको ध्यान हो तो साल 2019 के चुनाव में, जब शायद लोकसभा के चुनाव में साध्वी प्रज्ञा जी भोपाल से जब आवेदन किया था, नामांकन भरा था, उस वक्त पूर्व सांसद आलोक संजर जी ने भी भाजपा के डमी कैंडिडेट के तौर पे आवेदन भरा था। ये रिकॉर्ड में है। क्यों? क्योंकि साध्वी जी का एक क्रिमिनल केस दर्ज था, तो बीजेपी को डर था कि शायद इनकी वो न निरस्त हो जाए, तो उन्होंने बैकअप के लिए क्रिएट किया था। ये गलती कांग्रेस ने क्यों की? और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस के पास भी वकीलों की अच्छी टीम है। मैं ये नहीं कहूंगा कि बुरी टीम है। विजय तनखा जी का नाम तो मतलब पूरे इंडिया में फेमस है, बल्कि वर्ल्ड वाइड लोग उनको जानते हैं एक अच्छे काउंसिल की तरह पे। ऐसे कई काउंसिल उनके पास है, तो उन्होंने ये सलाह क्यों नहीं दी कि सर चूंकि है कि इनका ये मामला कुछ ऐसा डाउटफुल है जिसमें चुनाव आयोग शायद अगेंस्ट जाए, तो हमें एक डमी कैंडिडेट भी खड़ा करना है। कांग्रेस ने इस पे एक्शन नहीं लिया। इस बात पे सवाल उठना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, कांग्रेस के जो आला कमान है, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, या जो भी इनके एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी हो, जिन्होंने निर्णय लिया कैंडिडेट चुनने में गलती की, जिससे स्थानीय स्तर पे जो प्रादेशिक नेता है, मैं खुद गया, मैंने बात भी की, तो उनके अंदर जोश जीरो था, क्योंकि उनको ये लग रहा था यदि ये जीत भी जाएंगी तो इनका ज्यादातर वक्त दिल्ली में जाएगा और इनसे हमें चुनावी लाभ, संगठन में कोई लाभ फिलहाल दिख नहीं रहा है। ऐसा दबी जुबान नेताओं ने कहा। एक नेता ने तो खुल के सोशल मीडिया पे पोस्ट भी किया था कि आप ये कैंडिडेट पे पुनर्विचार करिए। तो कांग्रेस की इसमें प्राइमरी गलती है, मैं मानता हूं, लेकिन चुनाव आयोग को भी मैं कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में खड़ा करना चाहूंगा। ठीक है प्रवेश जी, आपने काफी विस्तार से चीजें स्पष्ट कर दी हैं। एक बार फिर से मैं अमित जी आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए सर, बार बार वही बात हो रही है कि देखिए चुनाव आयोग जो करता, लेकिन आपको अपने आप को अंदर खाने से मजबूत करना चाहिए था। अभी जिसका जिक्र प्रवेश जी कर रहे थे कि जब इनका नाम मीनाक्षी नटराजन का अनाउंस हुआ था, उस दौरान ही कांग्रेस के किसी पार्टी के कार्यकर्ता, किसी नेता ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके समर्थन नहीं देने की बात कही थी। उस दिन भी बातचीत हुई थी, उस दिन भी डिबेट हुई थी, तो आपके पार्टी के प्रवक्ता ने यह कहा था कि नहीं हमारे अंदर खाने में कोई दिक्कत नहीं है, हम सब एक हैं, एकजुट है, कोई गुटबाजी नहीं है। और कल एक और इंसिडेंट होता है जब ये चीज निरस्त होती है रिटर्निंग ऑफिसर के पास से, नामांकन रद्द होता है, जब विरोध के स्वर तेज होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं आपके पार्टी के तमाम नेता, उमंग सिंघार, जीतू पटवारी सभी, उस दौरान जब दिग्विजय सिंह को बोलने के लिए बार बार
जीतू पटवारी बोलते हैं 3 बार, उमंग सिंगार 2-3 बार बोलते हैं कि सर कुछ बोलिए, सर कुछ बोलिए। दिग्विजय सिंह एक चूं तक नहीं करते, चुपचाप रहते हैं पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मीडिया के सामने की ये बात है अमित जी, तो क्यों इतनी असंतोष क्यों है कांग्रेस में? देखिए असंतोष नहीं है जब तक आप पूरा मामला विषय संज्ञान, बड़े नेता जब भी बोलते हैं पूरे विषय को संज्ञान में लेने के बाद, क्रिया प्रतिक्रिया को जानने के बाद अपनी बात रखते हैं। और मैं समझता हूँ दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे, 2 बार राज्यसभा सांसद रहे, एक लंबा कार्यकाल रहा है। तो वर्तमान प्रदेश की परिस्थिति क्या है, चुनाव आयोग की भूमिका क्या है, और सुन तो लीजिए भारतीय जनता पार्टी की परिस्थितियां क्या स्थितियां, उसको आकलन करने के बाद दिग्विजय सिंह जी बोलेंगे। और दिग्विजय सिंह जी तो खुद ही गए थे विमानतल पर सभी विधायकों को रवाना करने। और जहां तक बात मुख्यमंत्री जी का आरोप है कि भाई प्लेन खाली गया, 18 लोग नहीं थे, 48 विधायक थे वहां पर, और 10 विधायक बाद में जाने वाले थे, जिसमें उमंग सिंगार जी, कमलनाथ जी, तो खैर कमल वहां थे, लखन गंगोरिया जी थे, पंकज उपाध्याय, महेश वर्मा जैसे 10 सीनियर विधायक जो थे वो बाद में जाने वाले थे। तो ये बात तो पूरी तरह से सरासर झूठ है भारतीय जनता पार्टी की कि कांग्रेस के विधायकों में एकजुटता नहीं थी। और जहां तक बात अभी प्रदेश भाई ने बहुत सारी बातें स्पष्ट कही। उन्होंने कहा कि 223 के ऊपर किसी प्रकार का आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं होता। तो जब अपराधी पंजीकृत नहीं है तो उसकी जानकारी फॉर्म में कॉलम नहीं है मैडम, फॉर्म के अंदर एक कॉलम है कि अभी मेरी बहन प्रियंका दुबे जी तमाम तकनीकी कारण गिना रही थी। तमाम तकनीकी कारण से बड़े कारण तो लखवानी जी का थे, वहां 1 दिन का समय दिया, स्कूटिंग में समय दिया। अब आप तकनीकी आधार पर ही अगर फॉर्म निरस्त कर देंगे तो विपक्ष कहां जाएगा? इसी के लिए तो हम कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हुई है। और चुनाव आयोग किस तरह बंधक बनाया गया, पश्चिम बंगाल और बिहार तो उसके साक्षात उदाहरण है। 27 लाख वोट काट दिएगा जो वैलिड वोट थे। पहले आप वोट चोरी कर रहे थे, अब आपने तो पूरा लोकतंत्र को बंधक बना लिया। यही तो हम आरोप लगा रहे हैं। और जहां तक बात मीनाक्षी नटराजन जी की है, गांधीवादी विचारधारा की नेता है, इतनी ईमानदार है, उनका पूरा सारा के सारा सारी फॉर्मों के अंदर सारी चीजें सामने के सामने उल्लेख करा हुआ था। महिला सशक्तिकरण की बात भारतीय जनता पार्टी करती है और उसी महिला को राज्यसभा में जाने से रोकती है। क्यों? क्योंकि आज गांधीवादी विचारधारा के खिलाफ गोडसे की विचारधारा प्रबल है। गोडसे वर्सेस गांधी आज पूरे देश के अंदर एक नैरेटिव चल रहा है और इसी की लड़ाई चल रही है। इसी को हम कह रहे हैं कि सत्ता के अहंकार के बनाम संविधान की लड़ाई, और इस संविधान को बचाने की बात राहुल गांधी जी कर रहे हैं। जब फॉर्म के अंदर ही जिक्र नहीं है कि आपको नोटिस की जानकारी देना, तो कैसे देंगे? केस आपके खिलाफ रजिस्टर्ड होगा, पंजीकृत होगा या आपराधिक प्रकरण दर्ज होगा तो ही तो उसकी जानकारी दे पाएंगे। कि नोटिस की जानकारी भी जिसके अंदर फॉर्म के अंदर कॉलम भी नहीं है तो फॉर्म के अंदर कॉलम कैसे भर देंगे आप? तो बार बार जो 2 दिन से मीडिया के अंदर तमाम प्रश्न उठ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस कैंडिडेट ने अपनी जानकारी छुपा ली। अगर जानकारी छुपाएंगे कहां से? तो फॉर्म में उसका उल्लेख होगा जब भी देंगे ना। वो 4 सेट का फॉर्म बनाते हैं, मैं बता दूं प्रियंका दुबे जी को, 4 सेट के फॉर्म बनाते, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉलम में गलतियां हो जाती है तो उसको तकनीकी सुधार के लिए समय भी दिया जाता है। स्क्रूटिंग होती है इसीलिए, आपत्ति के ऊपर समाधान करने के लिए स्क्रूटिंग की जाती है और बुलाया जाता है बाकायदा। लेकिन कल विधानसभा का माहौल क्या था? अखाड़ा बना दिया था पूरा। हमारे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी, दिग्विजय सिंह जी, जीतू पटवारी जी और तमाम विधायक जब विधानसभा में गए तो विधानसभा में जाने नहीं दिया गया। 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक उनका रास्ता रोके रखा। वहां पे धक्का मुक्की हुई, बल प्रयोग करने की स्थिति बन गई। तो इससे तमाम कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के कैसे विधानसभा कार्यालय के अंदर पहुंच गए, कैसे रिटर्निंग ऑफिसर का कमरा घेर लिया। तो ये सारे सवाल है मैडम, जिसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। और ये तो खुला मैंने कहा ना, खेल फरुखाबादी हुआ है। जब आप वोट चोरी से सरकार बना रहे तो आप वोट चोरी करते करते आपने सीट चोरी करना शुरू कर दी है। ठीक है अमित जी, एक छोटा सवाल है। देखिए आप लगातार सीट चोरी वोट चोरी की बात कर रहे हैं। देखिए आपने बोला दिग्विजय सिंह का जवाब देते हुए कि वो सब कुछ सोच समझ के और स्थिति को समझने के बाद वो बोलते हैं, बड़े नेता हैं, स्वीकार्य है ये बात। लेकिन जब तुरंत एक्शन लिया जयराम रमेश ने और तमाम केसी वेणुगोपाल ने, भूपेश बघेल ने, ये सभी आपके नेता दिल्ली में इकट्ठा हो गए थे, तो क्या ये कह दे हम कि इन सभी को बातें मालूम थी और यानी कि दिल्ली से उनका नाम तय हुआ था मीनाक्षी नटराजन का, तो दिल्ली खेमा जो कांग्रेस का है उसे सब कुछ मालूम था, लेकिन जो मध्य प्रदेश खेमा है उसे कुछ भी नहीं मालूम था, इसलिए दिग्विजय जी को कुछ बताया नहीं गया और वो चुप्पी साध रखी थी। तो ऐसा नहीं होता ना सर, पार्टी में अगर कोई चीज आती है सबको पता होती है। जी आप फिर मिसलीड कर रहे हैं। मैंने कहा कि दिग्विजय सिंह जी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की हम बात कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह को नहीं बोले, उसका मैंने कारण बताया। और जहां तक बात है दिल्ली में, मैंने उसी समय का जिक्र किया है सर कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। जी सुन तो लीजिए। नहीं, मैं ये जवाब दे रही हूँ कि मैं मिसलीड नहीं कर रही, मैं ये जवाब दे रही हूँ कि मैं मिसलीड नहीं कर रही, मैं वक्त की बात कर रही हूँ। जी बोलिए। हाँ तो मैं यही कह रहा हूँ आपसे, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब भोपाल में जब धरने पे बैठे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, उमंग सिंगार जी, प्रदेश अध्यक्ष हरीश चौधरी जी, वहाँ दिग्विजय सिंह जी उपस्थित थे। अगर आपने उसका हवाला दिया सचिन पायलट जी का और भूपेश बघेल जी का, तो वहाँ दिग्विजय सिंह जी भी उपस्थित थे, तो वहाँ क्या गलत है? और रही बात क्रिया प्रतिक्रिया देने की, तो मैंने जैसे कहा कि बड़े नेता जब पूरा मामला पूरा मर्म समझते हैं उसके बाद संज्ञान में आता है, उसके बाद बात करते हैं, क्योंकि एक बहुत संवेदनशील विषय हो गया था।
एक ऐसी कैंडिडेट का फॉर्म निरस्त किया गया जिसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के पास कोई हथियार नहीं बचा था। ईडी फेल, सीबीआई फेल, इनकम टैक्स फेल। आप भ्रष्टाचार का एक आरोप निकाल के नहीं ला पाए उस महिला के खिलाफ। आप उस महिला के खिलाफ एक अपराध सिद्ध नहीं कर पाए, तो आप एक कागज लेख का टुकड़ा लेकर आ गए, उस नोटिस का आधार बना के आपने नामांकन निरस्त कर दिया। और केंद्रीय चुनाव आयोग जब आपको पता था कि आप राज्यसभा के चुनाव के नामांकन है, स्क्रूटनिंग है, उस दिन दावे आपत्ति लगेगी, 5 बजे चुनाव आयोग, दिल्ली केंद्रीय चुनाव आयोग अपना ऑफिस में ताला लगा के गायब हो गया। तो ये किस तरह का खेल चल रहा है? ये खुला फरुखाबादी ना कहे तो क्या कहें इसको। और मेरी बहन उसको अभी तमाम चीजें उन्होंने एक अखबार के आर्टिकल की गिना डाली। त्रुटियां होती है तो उसको सुधार करने के लिए भी समय दिया जाता है। 5:30 बजे क्यों बुलाया गया था विधानसभा कार्यालय के अंदर आरओ ने? इसीलिए बुलाया था ना कि आप अपने जवाब पेश कीजिए। और अगर ठीक है अमित जी, आप पक्ष रख रहे हैं कांग्रेस का। ठीक है अमित जी, आप पक्ष रख रहे हैं, बखूबी बचाते भी नजर आ रहे हैं। ठीक है अमित जी, आप देखिए, मैं भी एक जवाब दे दूं कि जब भी दिग्विजय सिंह का जिक्र किया मैंने अभी आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस का, तो ये भोपाल में हो रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उसी के कुछ देर बाद की ये घटना है जब दिल्ली के आपके हाईकमान के लोग पहुंच जाते हैं चुनाव आयोग, और जब मुलाकात नहीं होती क्योंकि चुनाव आयोग रात होने के कारण कार्यालय बंद हो जाता है, तो आपके तमाम बड़े नेता जिनका मैंने नाम गिनाया, जिसमें सर एक मिनट में बोल दूं, तो वो लोग वहीं बैठ जाते हैं धरने पर विरोध करने। तो मैंने वही पूछा सिंपल चीज की, मतलब दिल्ली वाले कांग्रेस को सारी चीजें स्पष्ट होती हैं, भोपाल कांग्रेस में चीजें स्पष्ट नहीं होती हैं, ये बात थी। बिल्कुल, आपको ये जानकारी भी पूरी तरह से गलत है। दिल्ली अपना काम कर रही थी, प्रदेश नेतृत्व तो अपना काम कर रहा था। और जहां तक बात मीनाक्षी नटराजन जी की है, 4 दिन पहले पूरा नाम पूरा प्रदेश नेतृत्व ने मिलकर तय करा और उसके बाद दिल्ली ने उसको मोहर लगाई है। हमारे यहाँ पर्ची पर निकला हुआ सिस्टम नहीं चलता है, हमारे यहाँ पूरा सामूहिक नेतृत्व के अंदर निर्णय होता है। और कमलनाथ जी को जूम मीटिंग में था, दिग्विजय सिंह जी ने पूरा चुनाव की कमान अपने हाथ में ले रखी थी। लेकिन बात है कि चुनाव आयोग अपनी हरदर्मिता पे आ जाएगा, किसी पार्टी का बंधक बन जाएगा, लोकतंत्र को बंधक बना देगा, तो उसमें विपक्ष क्या करेगा? ठीक है प्रियंका जी का मैं रुक लेना चाहूंगी। प्रियंका जी, ठीक है प्रियंका जी, अभी आप अमित जी को सुन रहे थे, बखूबी देखिए अपना ये पक्ष रख रहे हैं, इसमें कोई गलती भी नहीं है क्योंकि कांग्रेस के हैं, पक्ष रखेंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन सवाल देखिए वही है कि किस तरीके से कांग्रेस के अंदर खेमेबाजी है, गुटबाजी है कि दिल्ली में कुछ होता है, दिल्ली से प्रत्याशी बोला जाता है तो मध्य प्रदेश में उसको एक्सेप्टेंस नहीं होती है, पता नहीं होता है, मीडिया के सामने भी ये चीज सामने आती है, जिस तरीके से दिग्विजय सिंह ने चुप्पी साध रखी थी। और उसके बाद कमलनाथ जी की जो भूमिका है, लगातार इंडिया न्यूज ये सवाल भी पूछ रहा है कि वो सब सोशल मीडिया तक ही क्यों सीमित थी? बड़े नेता हैं, मजबूत पिलर हैं पार्टी के ये लोग, तो इनको खुल करके जिस तरीके से सामने आना चाहिए था उस तरीके से सामने नहीं आ पाए हैं। इसको बीजेपी कैसे देख रही है? और बार बार ये बोल रहे हैं कि हेमंत खंडेलवाल नाम ले, तो जब थाली में परोसे कोई चीज मिल रही है, ये राजनीति है, जीत किसको पसंद नहीं है, तो कोई नाम क्यों लेगा और अपनी जीत को कोई अस्वीकार क्यों करेगा? एक कहावत है अपने यहाँ की, छलनी में दूध लेना फिर बाद में भाग्य को कोसना। तो वही चीज इन्होंने करी है, गलतियां खुद ने करी। 2 बार के राज्यसभा जो रहे हैं सांसद, उनको बहुत अच्छे से मालूम है कि टेक्निकली क्या क्या चीजें एसेंशियल है। परंतु होता क्या है कि जो लोग खुद जैसे प्रपंच रचते आए हों विगत इतने सालों तक सत्ता में रहने के लिए, सत्ता लोलुपता के लिए, मतलब इतने अराजक हो गए थे कि आपातकाल तक देश के ऊपर लागू करवा दिया। तो ऐसे लोगों से सुचिता की उम्मीद करना वो तो वैसे ही व्यर्थ हो जाता है। फिर ये लोग छुपने गए किसके पीछे? आदिशक्ति के रूप में अगर हम महिला को मानते हैं तो मीनाक्षी नटराजन जी को इन्होंने उतारा सामने। परंतु जैसे देवताओं ने सप्तशती में अपनी पूरी शक्ति जो है वो देवी जी को दी थी, उनसे ही देवी जी का आकार स्वरूप बना था, ये स्पष्ट है। सनातन तो यही बताता है। तो इनको भी अपनी पूरी शक्ति उनको देना चाहिए थी ना, पर तो यहाँ तो ये तो आपस में ही लड़ रहे थे, तो ये देवी जी को बलवती कैसे करते? इनके ही लोगों ने, जो प्रवेश भाई ने कहा कि इनके ही लोगों ने इन्हीं का नुकसान करवा दिया। परंतु ये बात सत्य है कि जैसे हमारे अमित भाई जैसे जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, दिन भर बोल बोल के परेशान हो रहे हैं। हम समझ सकते हैं कि पार्टी का पक्ष ऐसी परिस्थिति में रखना कठिन हो सकता है, परंतु स्वीकार करना पड़ेगा कि गुटबाजी का कैंसर इनकी पार्टी को खा रहा है। ठीक है प्रवेश जी लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। प्रवेश जी, मैं आपसे 2 सवाल है मेरे। पहला ये कि कांग्रेस के पास सुप्रीम कोर्ट का रास्ता बचा हुआ है, तो कल जा सकती है सुप्रीम कोर्ट, मतलब आपको क्या लग रहा है कि वहां से क्या उम्मीदें हैं? एक ये, और दूसरी चीज ये कि ये जो पूरा जो खेला हुआ है 8 तारीख से लेकर अब तक, और मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हो जाना, तो ऐसे मामले में बीजेपी 3 सीट जीतती नजर आ रही है, तो इसमें कांग्रेस की गलती ज्यादा है या फिर बीजेपी जीत ली है, बीजेपी ने मौके को भुनाया है?
प्रवेश जी। देखिए, इसमें बहुत स्पष्ट रूप से कांग्रेस की भूमिका साफ सबसे पहले आती है कि उनकी सीट थी, उनका कैंडिडेट था, उनको इन सब चीजों को समझना था कि भाई हमारी कहाँ गलती हो सकती है, हमारी कहाँ कमजोरी है। जैसा मैंने पहले भी कहा, 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने आलोक संजर जी को डमी कैंडिडेट बनाया था, साध्वी जी का फॉर्म यदि रिजेक्ट होता है तो। ये बेसिक बातें गलती कैसे हुई, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये गलती इरादतन हुई होगी। इसमें किसी एक को बोलना कि भाई उनकी गलती है, ये मैं नहीं मानता, लेकिन ये पूरी टीम की गलती है, जिनकी भी जिम्मेदारी थी ये करने की। उन्होंने इसको ढंग से निभाया नहीं और बीजेपी ने उसको भुनाया, ये बात सही है। और बीजेपी को मतलब इसलिए बधाई के पात्र हैं बीजेपी के नेता कि उन्होंने इस मौके को तुरंत लपटा और बिना देर किए अपनी आपत्ति वहां लगा दी। हालांकि इसमें आपत्तियों में दो और मुख्य बिंदु थे। पहला तो इन्होंने अपनी जो संपत्ति का ब्यौरा दिया वो दो अलग अलग पेजों में अलग अलग आंकड़े दिख रहे हैं। दूसरा नोटरी की सील का भी इशू है। तो इतनी बड़ी लापरवाही यदि चुनाव के समय कांग्रेस करती है कि कांग्रेस कोई नई पार्टी नहीं है, कांग्रेस का दल बहुत पुराना दल है। उसमें जो नेता है वो कई नेता ऐसे हैं जो दो नहीं तीन बार राज्यसभा गए, पांच बार लोकसभा गए, विधायक हैं काफी समय से। तो चुनाव प्रक्रिया से पूरे वाकिफ होने के बाद भी यदि इस तरह की गलती कांग्रेस पार्टी करती है तो मैं ये मानता हूं कि प्रारंभिक गलती कांग्रेस की है, न कि भारतीय जनता पार्टी की। और भारतीय जनता पार्टी क्या, भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई भी दल यदि होता उसको इस तरह का मौका मिलता तो कोई नहीं छोड़ता। ये सब यही चीज यदि कांग्रेस के पास आती कि भाजपा के प्रत्याशी की कोई कमी है तो क्या कांग्रेस छोड़ देती? वो भी यही बात कब से मैं अमित जी को बताने की कोशिश भी कर रही हूँ। और सर कल का अगर जिक्र किया जाए तो क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट से क्या उम्मीद है? देखिए, मैं जहां तक मेरी समझ है सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामलों में कई बार जो निर्णय दिए हैं, जो मैं इनिशियली मेरी जानकारी है, हालांकि मैं लीगल एक्सपर्ट नहीं हूं, पर ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कांग्रेस की याचिका को स्वीकार करते हुए मुझे ऐसा लगता है कि मीनाक्षी नटराजन जी के नामांकन को सही फॉर्म को सही मानते हुए उनको मौका दे सकता है। लेकिन इसमें एक पेच है, कल 11 तारीख है और 11 तारीख को नाम वापसी का आखिरी दिन है और उसके बाद निर्विरोध, चूंकि 3 सीटें हैं, 3 प्रत्याशी हैं, तो चुनाव आयोग कल इस कोशिश में होगा कि कल के कल ही इनको निर्वाचन प्रमाण पत्र दे दिए जाए। और यदि एक बार निर्वाचन प्रमाण पत्र मिल गया तब तो फिर कानूनी प्रक्रिया बड़ी लंबी चलनी है, 6 महीने, 8 महीने, साल, 2 साल, कोई नहीं जानता। यदि उसके पहले सुप्रीम कोर्ट का स्टे ये ले आते हैं तब मैं मानूंगा कि कांग्रेस। ठीक है प्रवेश जी, देखने वाली बात होगी कि आखिर कांग्रेस क्या करती है। और फिलहाल समय इतनी ही इजाजत देता है। आप तीनों का शुक्रिया समय देने के लिए, अमित जी आपका और बीजेपी की हमारी जो साथी जुड़ी थी उनका भी बहुत शुक्रिया, प्रवेश जी आपका भी। तो फिलहाल बड़ी बहस में इतना ही, लेकिन देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस कब खटखटाती है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा और उधर से क्या कुछ मिलता है कांग्रेस को, या फिर जो ये निर्णय है ये यथावत ही। फिलहाल राज्यसभा चुनाव की अगर अपडेट की बात करें तो बीजेपी साफ तौर पर तीनों सीटों को निकालती नजर आ रही है। कांग्रेस के पास कुछ भी नहीं बचा है सिवाय सुप्रीम कोर्ट का द्वार अपनाने के। फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। भाई मेड इन इंडिया, भाई इसकी तो चिप भी इंडिया में बन रही है। कमाल है ना। कुछ साल पहले तक स्वदेशी पर शायद ही ऐसी चर्चा होती थी और आज स्वदेशी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी, शौर्य, इनोवेशन, एम्पावरमेंट। पर अभी भारत की ताकत और बढ़ानी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। मुद्दे जो मुर्दा न बन जाए, सरकारें जो बहरी न हो जाए, खबरों की इस दुनिया में सच्चाई कहीं छुप न जाए। देखिए मेरे साथ मुद्दे की बात। तुम छोरियां बड़ी लक्की हो यार, धक्के तो हमने खाए थे घने। हमारे टाइम पे ऐसी ट्रेनिंग की कोई बात भी कर देवे ना तो लोग कहें बावड़ी होगी से। हम तो बस एक कीड़ा खा के प्रैक्टिस ठोका करते थे। और तुमने डाइटिशियन, फिजियो, कंडीशनिंग कोच सब मिल रहा है, तो मेडल तो आवेगा ही। अभी तो मन के ठंड ना पड़े, अभी घना जीतना बाकी से। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। अगर आप बनना चाहते हैं एंकर या फिर आप में है जुनून एक तेज तर्रार न्यूज रिपोर्टर बनने का, तो आप ज्वाइन करें
ITV और इंडिया न्यूज म्यूजिक्स का मीडिया स्कूल, ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का कोर्स आपको मौका देता है देश के दिग्गज एंकर्स के साथ काम करने का। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल में आप बेहद नजदीकी से देख पाएंगे किस तरह से ITV नेटवर्क के दिग्गज पत्रकारों की टीम दिन रात खबरों पर काम करती है। इस कोर्स के दौरान आप सीखेंगे एंकरिंग की एक एक बारीकी उन एंकर्स के साथ जो देश को रखते हैं हर खबर से बाखबर। भाई मेड इन इंडिया। भाई इसकी तो चिप भी इंडिया में बन रही है। कमाल है ना। कुछ साल पहले तक स्वदेशी पर शायद ही ऐसी चर्चा होती थी और आज स्वदेशी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी, शौर्य, इनोवेशन, एम्पावरमेंट। पर अभी भारत की ताकत और बढ़ानी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। जब मैंने नई लाइफ शुरू की थी ना बेटा, तो सफर में 1000 चुनौतियां मिली, पर साथ में हौसला भी मिला, रफ्तार भी मिली, भरोसा मिला, फिर लक्ष्मी मिली। अब तुझे आगे लेके जाना है। हमारा पहला लक्ष्य है कि देश में सामान्य से सामान्य मानवीय के जीवन में सुगमता आए। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। मुद्दे जो मुर्दा न बन जाए, सरकारें जो बहरी न हो जाए, खबरों की इस दुनिया में सच्चाई कहीं छुप न जाए। देखिए मेरे साथ मुद्दे की बात। तुम छोरियां बड़ी लक्की हो यार। धक्के तो हमने खाए थे घने। हमारे टाइम पे ऐसे ट्रेनिंग की कोई बात भी कर देवे ना तो लोग कहें बावड़ी होगी से। हम तो बस एक कीड़ा खा के प्रैक्टिस ठोका करते थे। और तुमने डाइटिशियन, फिजियो, कंडीशनिंग कोच सब मिल रहा है, तो मेडल तो आवेगा ही। अभी तो मन के ठंड ना पड़े, अभी घना जीतना बाकी से। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। मुद्दे जो मुर्दा न बन जाए। जब मैंने नई लाइफ शुरू की थी ना बेटा, तो सफर में 1000 चुनौतियां मिली, पर साथ में हौसला भी मिला, रफ्तार भी मिली, भरोसा मिला, फिर लक्ष्मी मिली। अब तुझे आगे लेके जाना है। हमारा पहला लक्ष्य है कि देश में सामान्य से सामान्य मानवीय के जीवन में सुगमता आए। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। अगर आप बनना चाहते हैं एंकर या फिर आप में है जुनून एक तेज तर्रार न्यूज रिपोर्टर बनने का, तो आप ज्वाइन करें ITV और इंडिया न्यूज म्यूजिक्स का मीडिया स्कूल। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का कोर्स आपको मौका देता है देश के दिग्गज एंकर्स के साथ काम करने का। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल में आप बेहद नजदीकी से देख पाएंगे किस तरह से ITV नेटवर्क के दिग्गज पत्रकारों की टीम दिन रात खबरों पर काम करती है। इस कोर्स के दौरान आप सीखेंगे एंकरिंग की एक एक बारीकी उन एंकर्स के साथ जो देश को रखते हैं हर खबर से बाखबर। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का ये कोर्स आपके एंकरिंग स्किल्स को करेगा इतना सशक्त, मजबूत, जिससे आप बनेंगे पत्रकारिता की दुनिया का वो चमकता चेहरा जो दुनिया देखेगी और पसंद करेगी। मुद्दे जो मुर्दा न बन जाए, सरकारें जो बहरी न हो जाए, खबरों की इस दुनिया में सच्चाई कहीं छुप न जाए। देखिए मेरे साथ मुद्दे की बात। अगर आप बनना चाहते हैं एंकर या फिर आप में है जुनून एक तेज तर्रार न्यूज रिपोर्टर बनने का, तो आप ज्वाइन करें ITV और इंडिया न्यूज म्यूजिक्स का मीडिया स्कूल। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का कोर्स आपको मौका देता है देश के दिग्गज एंकर्स के साथ काम करने का। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल में आप बेहद नजदीकी से देख पाएंगे किस तरह से ITV नेटवर्क के दिग्गज पत्रकारों की टीम दिन रात खबरों पर काम करती है। इस कोर्स के दौरान आप सीखेंगे एंकरिंग की एक एक बारीकी उन एंकर्स के साथ जो देश को रखते हैं हर खबर से बाखबर।
ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का ये कोर्स आपके एंकरिंग स्किल्स को करेगा इतना सशक्त, मजबूत, जिससे आप बनेंगे पत्रकारिता की दुनिया का वो चमकता चेहरा। खास खबर के सह प्रायोजक हैं MDH, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का,